डांट खाओगे? क्या हुआ रिवाइज? सब कुछ अब तक का एंजाइम से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन दी, एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल एक्टिव साइट क्या है, रेसिड्यू क्या होता है, स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट बाइंडिंग क्या है, एंजाइमेटिक रिएक्शन का पैटर्न क्या है, वो सब क्लियर। क्योंकि अब हम ग्राफिकल देखेंगे आज कि क्या क्या अफेक्ट करता है एंजाइम्स की एक्टिविटी को। क्लियर। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंजाइम चैप्टर कंप्लीट, और दो तीन जो बीच में हेडिंग अभी मैंने दिखाया था वो मैंने थ्योरेटिकली कंप्लीट कर रखा है वो पोर्शन भी। तो उसको एनसीईआरटी के पॉइंट कल के क्लासिफिकेशन मतलब मंडे का क्लासिफिकेशन के पहले देख लो। और तुम लोग का कल का होमवर्क यही रहेगा कि पूरे बायोमोलिक्यूल चैप्टर को रिवाइज करके कंप्लीट लिया। सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को छोड़ के बीच की भी वेटिंग पढ़ाई हुई है, आप लाइन बाय लाइन उसको अंडरलाइन करोगे, मार्क करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मार्किंग होनी चाहिए। ये कल का होमवर्क रहेगा। क्लियर। इसके बाद मंडे के बाद आप समरी बना के मुझे सबमिट करोगे, असाइनमेंट रहेगी बायोमोलिक्यूल की समरी, पूरे चैप्टर की समरी। समरी मतलब 2 से 3 पेज, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए किसी का। कितना शॉर्ट करते हो, कैसे दिखाओगे, वो तुम पे है। समरी मीन समरी। ठीक, चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी में जैसे समरी दिया हुआ है ना, पूरे चैप्टर 10 पेज में है लेकिन समरी 2 पैराग्राफ में है। तो इसी तरीके से आपकी भी रिटन हैबिट होनी चाहिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम वगैरह में अच्छे से लिख सकें। चलो आज थोड़ा सा एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। कल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो देखा था उसके पहले हम लोग ग्राफिकल में जाने के पहले कुछ फैक्टर्स देखना है कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय a change in the conditions which can alter the tertiary structure of the protein। बहुत पहले ये लाइन आ चुकी थी स्लाइड में कि प्रोटीन की एंजाइम की टर्सरी स्ट्रक्चर अगर रेंडर हुई है, अल्टर हुई है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज एंजाइमेट एंजाइम इज प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन इज टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना। दिस इंक्लूड These include temperature, pH change in substrate concentration। सबकी कहानी हमें समझ में आती है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कोई टेम्परेचर उसका वेरी कर रहे हैं तो उसकी एक्टिविटी बदल सकती है। पीएच, वहां पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है, उससे एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे फर्क पड़े। चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम प्रेजेंट है लेकिन सबस्ट्रेट ही नहीं है, या एंजाइम है सबस्ट्रेट हायर है, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको एंजाइमेटिक रिएक्शन पे दिखेगा। क्लियर। ठीक। और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। अब ये स्पेसिफिक केमिकल में इनहिबिटर भी हो सकता है जिसमें इनहिबिट कर दिया है, या किसी एंजाइम को को एंजाइम चाहिए उसकी एक्टिविटी करने के लिए, को एंजाइम को फैक्टर मेटालिक एंजाइम है, कोई अनदर ग्रुप चाहिए रेदर देन प्रोटीन, और वो बाइंड करेगा तब वो एक्टिव होगा। उस ग्रुप के भी प्रेजेंट होने की क्या पॉसिबिलिटी है, कितना वहां प्रेजेंट है, अवेलेबल है या नहीं, तब वो एंजाइम फंक्शनल होगा और वो फंक्शन कर। ठीक है। और इनहिबिटर के पॉइंट ऑफ व्यू में वो भी इनहिबिटर एक अनदर केमिकल है जिसको एंजाइम से नहीं बाइंड करना चाहिए, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में वो हिंड्रेंस पर वहां पे इनिशिएट कर रहा है और वो चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो एक तरीके का एंजाइमेटिक रिएक्शन पे अफेक्ट कर। क्लियर बच्चा। नाउ टेम्परेचर एंड पीएच फर्स्ट देखते हैं केस टेम्परेचर एंड पीएच, और यहाँ पे कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उतना ही बहुत है। क्लियर। एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये केमिकल और बायोलॉजिकल जब हमने कंपेयर कराया था वहां पे भी बताया था कि एंजाइमेटिक रिएक्शन एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में फंक्शन कर सकते हैं, जबकि केमिकल आपका मैक्सिमम केमिकल ऐसे हैं, कैटालिटिक ऐसे हैं एक्टिविटी जो कि टेम्परेचर को हाई करने पे रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो। क्लियर। केमिकल वही चीज यहाँ पे है। बायोलॉजिकल जब हम केमिकल की बात कर रहे हैं तो देयर इज अ नैरो रेंज, मतलब बहुत कम वेरिएशन है। अगर कोई 10 डिग्री पे टेम्परेचर पे फंक्शन कर रहा है तो वो -1 चला जाएगा, -1 या +1। ठीक है, -2 +2, इस तरीके का वेरिएशन के एक नैरो रेंज में ही उसकी फंक्शनैलिटी हो सकती है। इसके आगे पीछे ज्यादा होने पे वो या तो कोएगुलेट कर देगा, या तो डिनेचर्ड हो जाएगा, या तो टूट जाएगा, या तो कंडेंस हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों?
नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, पीएच के साथ भी यही है। पीएच तो मींस एसिड और बेस, आप ऐसा समझो कि कोई एंजाइम एसिडिक कंडीशन में फंक्शन कर रहा था और पीएच इतना वेरी हो गया कि वहां बेसिक बेसिक इन्वायरमेंट हो गया, तो उसका फंक्शनैलिटी तो होगा ही नहीं। तो पीएच भी बहुत नैरो रेंज। ठीक, और ये पॉइंट में अगर जस्ट सपोज कि कोई 6.8 पे वर्क कर रहा है, ठीक है, अब आपने वो पीएच की रेंज में +1 -1 रेंज दे दिया, +1 करने पे तो वो चला गया पूरा एसिडिक कंडीशन, -1 करने पे एसिडिक में चला गया, और +1 ज्यादा एसिडिक जा रहा है, और -1 +1 कर दिया तो वो बेसिक में चला गया, 7 के ऊपर चला गया। तो पूरा एक उसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है पीएच के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चेंज हो जाएगा, एसिडिक से बेसिक, बेसिक से एसिडिक। तो पीएच का रेंज टेम्परेचर के रेंज से भी नैरो है। इज इट क्लियर? अगर मोर सेंसिटिविटी की बात की जाए टेम्परेचर और पीएच में, तो कौन होगा मोर सेंसिटिव? कितने पीएच बोल रहे हो? रेज योर हैंड। कितने टेम्परेचर बोल रहे हो? दोबारा रेज। टेम्परेचर रेज योर हैंड। कितने कुछ नहीं बोल रहे, वो भी अपने हाथ उठाओ। सौंदर्य बेटे बताओ, तेज बोलो, तुम तो इतना दूर बैठी हो कि आवाज ही नहीं। पीएच बताओ, टेम्परेचर या पीएच? ज्यादा सेंसिटिव एंजाइम किसके लिए हो? जहाँ कम रेंज है, जितनी कम रेंज वो पीएच के लिए। ठीक, हाँ। कुछ यूनिवर्सल एंजाइम है, कुछ यूनिवर्सली रिएक्शन चल रहे हैं। अब एनिमल किंगडम में जाओ, सोचो क्या पढ़ाया है मैंने। वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, टेम्परेचर अंदर का एक्सटर्नल टेम्परेचर से अफेक्टेड हो रहा है या एक्सटर्नल टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स। तो इस केस में क्या हो रहा है? टेम्परेचर का फर्क पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है? फिट हो गया। वार्म ब्लडेड में टेम्परेचर का फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो टेम्परेचर अपने आप आ गया सेकेंडरी, रिलेट कर लिए। कभी बोलोगे आप टेम्परेचर के ऊपर? नहीं। लेकिन इंटरनली केमिकल जो बंद करते हैं विंडो। इंटरनली जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है या आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी जो फ्लूइड है, जहां जहां फ्लूइड है वहां पर वहां एक H+ आयन का कंसेंट्रेशन है, पीएच है। यूरिन में एक पीएच है, ब्लड में एक पीएच है, सलाइवा में एक पीएच है, गैस्ट्रिक जूस का अपना एक पीएच है, स्टमक में अपना एक पीएच है। हर जगह पीएच स्पेसिफिक है, ठीक है। लेकिन हम वार्म ब्लडेड हैं तो हमारा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है। इट क्लियर? ठीक, एक्सटर्नल टेम्परेचर को हम इंटरनली मैनेज कर रहे हैं, इंटरनली एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रहा है। अब इन सब चीजों को, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के टॉप प्रायोरिटी किसको दे दोगे? पीएच को। कोई डाउट नहीं ना? ठीक, अपने को ध्यान में रखें। हम क्या है? वार्म ब्लडेड, हम पे टेम्परेचर का असर हुआ क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत एकदम सीवियर फीवर है, ब्रेन फीवर किसी को हो चुका है, तो असर हुआ भाई, वहां पे होगा। ठीक है, तो एक नैरो रेंज पीएच और टेम्परेचर में पीएच का है। लेकिन एक टाइम के बाद अगर टेम्परेचर आप बहुत सीवियर फीवर चल रहा है, आपके बॉडी का फीवर डाउन ही नहीं हो रहा है, तो वो भी किसी किसी केस में डेथ कॉज कर देता है। ठीक है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, खासकर बच्चों में। So each enzyme shows its highest activity at a particular temperature and pH called the optimum temperature and optimum pH. एक वो रेंज ऑफ pH और वो रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसमें एंजाइम फंक्शनैलिटी को शो कर रहा है, मतलब एंजाइम इज फंक्शनल with respect to temperature, that is optimal temperature, and with respect to pH, that is optimum pH. मैक्सिमम फंक्शनैलिटी है उसकी। ठीक है, तो वो रेंज क्या हो गया उसका? ऑप्टिमल। क्लियर? एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ वैल्यू एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अब किसी एंजाइम की एक्टिविटी, वो कितना एक्टिव एंजाइम है, अब इस पीएच के आप रेंज के ऊपर जाओगे तो भी वो डिक्लाइन करेगी। ये नहीं कि पीएच बढ़ा रहे हैं तो अब तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, तो भी वहां कम होगी। पीएच नीचे कर रहे हो तो भी कम हो। ऑप्टिमम के दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, तो एक ऐसा इमेज दिया हुआ है ग्राफिकल, और अपने नॉलेज के लिए
एक ऐसे ग्राफ बनाओ, दिस इज ऑप्टिमम, अगर ये ऑप्टिमम है तो इसके राइट गए तो भी कम होगा, इसके लेफ्ट गए तो भी कम होगा। ग्राफ कैसा हो गया, इस तरीके से। इज इट क्लियर? कोई इसमें बहुत टफ तो है नहीं। ध्यान में रखो बस कि पीएच ऑप्टिमम, ऑप्टिमम एक रेंज है, उसमें ही वो फंक्शनैलिटी को शो करेगा। इससे बढ़ाने पे धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, क्योंकि एकदम से ऑल ऑफ सडन नहीं होगा कुछ भी, और इससे कम करने पे भी धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बेलो एंड अबव, बढ़ाने और घटाने पे दोनों, ऑप्टिमम वैल्यू के नीचे जाने पे दोनों तरफ जो एक्टिविटी एंजाइम की वो कम होगी। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम। अब प्रिजर्व द एंजाइम को कैसे समझोगे? फ्रिज में खाना रखा हुआ देखा है, दही बनते हुए देखिए घर में कभी? बाहर दही जमाई जाती है, फ्रिज में नहीं जमाई जाती है। ठीक, उसमें बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैसिलस। अगर आपने इनोकुलम डाल के फ्रिज में रख दिया कि हम आइसक्रीम की तरह जमा लेंगे इसको, तो वो नहीं जमेगी। ठीक, टेम्परेचर उसको जो चाहिए मिनिमम रूम टेम्परेचर आपका चाहिए। समर के सीजन में देखा होगा जल्दी जमती है, और बहुत देर तक रख दिया तो पानी निकल जाता है। एक ऑब्जर्वेशन के लिए बताएं। तो वहां पे क्या हो रहा है, उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ा। ठीक, अब प्रिजर्व को कैसे समझोगे? नॉर्मल हमने खाना खाया, खाना बना था, मम्मी ने एकदम बढ़िया कैलकुलेटेड खाना बनाया, फिर भी बच गया, फ्रीज है घर में, फ्रिज में हमने स्टोर कर दिया, अगले दिन हमने यूज कर दिया। बाहर रख दो भैया, रत्नागिरी में तो दिन में 3 बार बॉयल ना करो दूध तो दूध फट जाएगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी। अब मैंने तो अभी फ्रिज खरीदा ही नहीं है। तो मेरा एक बड़ा समस्या है कि दूध फटेगा, खाना कुछ आटा अगर बच गया तो खराब होना ही है। अगले 3 घंटे यहाँ से गए तब तक वो पफिनेस आ जाएगी उसमें। तो फास्ट यहाँ का टेम्परेचर फेवरेबल है माइक्रोब्स के ग्रो के लिए। ठीक है, खाना ऐसे ही आप रात को रखे बच्चा तो सुबह तक बचने वाला नहीं। तो एक प्रिजर्व कैसे हुआ, जब आपने टेम्परेचर लो दिया, टेम्परेचर लो फ्रिज के अंदर था, रिलेट कर पा रहे हो? अब फ्रिज के अंदर उसमें जो माइक्रोब्स थे उनकी एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है, फ्रिज से बाहर निकाल के फिर से छोड़ दो तो क्या होगा, वो फिर से खराब होगा। बाहर कुछ टाइम तक छूट गया आपका खाना, आपने नहीं उसको यूटिलाइज किया तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, अब ये वेरी कर सकता है कि कौन सा खाना, कौन सी चीज, जैसे दही, घी निकालने के लिए मम्मी लोग मलाई स्टोर करती हैं, फिर वो 20-20 25-25 दिन तक फ्रिज में रखा है, उसके बाद जब मलाई अच्छे अमाउंट में इकट्ठी हो जाती है तो उसके बाद वो उससे घी निकाल लो, पर देखा हो घर में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रिजर्व हो गई, डिस्ट्रॉय नहीं हुई। समझ रहे हो पॉइंट? समझ? तो जो हमने टेम्परेचर, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर उस बैक्टीरिया, उस माइक्रोब्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए था, बाहर जो नॉर्मल टेम्परेचर में वो मल्टीप्लाई कर रहे थे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे थे, उस एक्टिविटी को हमने लोअर टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर दिया। ठीक, अब ऐसा भी नहीं है कि आपने फ्रिज में रखी है तो कोई चीज खराब ही नहीं होगी। ठीक, तो एक टाइम तक वो लोअर टेम्परेचर उसको डिस्ट्रॉय भी करने लगता है, उसके बाद उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो धीरे 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 चल रही है, वो वहां पे दही रखी है तो वो भी कुछ दिन में खराब हो जाएगी, फ्रिज में रखे हुए चीजें भी खराब होती है, टमाटर रखा है वो भी खराब होगा। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप रिलेट करो कि प्रिजर्व कैसे हुआ, जब हमने उसको एक लोअर टेम्परेचर पे रखा है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाउन हो गई है। अब इसको आप बॉडी के अंदर नहीं समझ सकते हो, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, बाहर जो माइक्रोब्स के अंदर एंजाइम चल रहे हैं उनकी एक्टिविटी को आप रिलेट कर सकते हो इजीली। उनको जो टेम्परेचर चाहिए था वो बाहर वाला टेम्परेचर सुटेबल था, अंदर जो फ्रिज में टेम्परेचर मिला उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन। जस्ट लाइक जब मैंने स्पोर, जाइगोस्पोर, एप्लानोस्पोर बताया है कि अनफेवरेबल कंडीशन में सीड सीड डॉर्मेंसी अभी आएगी, तो वो सब क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेते हैं और सरवाइव करते रहते हैं, वेट करते हैं कि फेवरेबल कंडीशन आए। क्लियर? ठीक है, उसी तरीके से क्या हुआ, टेम्परेचर को लो करके प्रिजर्व किया गया एंजाइम की एक्टिविटी इन टेम्परली इनएक्टिव स्टेट। इज इट क्लियर? तो लॉन्ग टर्म में आप लोअर टेम्परेचर पे रख दोगे तो ऐसा नहीं है कि अब आप उसको 10 साल बाद निकाल रहे हो तो एक्टिव हो जाएगा। और कुछ ऐसे स्पोर हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि हजारों साल बाद भी एक्टिव हैं, पड़े हुए हैं बाहर, तो उनको फेवरेबल कंडीशन मिलने पे अब वहां पे डिफरेंट फैक्टर है, उनके क्या बाउंड्री है, क्या कवरिंग है, कैसे वो है, होस्ट के, जैसे वायरस है तो वो होस्ट का वेट कर रहा है।
जैसे ये जो तुम्हारा कोरोना पैंडेमिक आया, या अभी बहुत सारे पैंडेमिक को प्रिडिक्ट कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट कि आप आपस में लड़ना, हिंदू मुस्लिम करना और ये सब चीजें छोड़ लें, आप अपनी डॉक्टर की फौज तैयार कर लें, क्योंकि बहुत सारे वायरल और बैक्टीरियल अटैक होने वाले। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ फैक्टर इज ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग से स्नो मेल्ट हो रहा है, उसमें मिलियंस ऑफ ईयर एगो जो एबनॉर्मल कंडीशन थी हमारे एटमॉस्फेयर की, जहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी और सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए थे, वो उन ग्लेशियर्स में दबे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी आइस मेल्ट हो रही है, वो बाहर निकलेंगे, वो आपके वाटर बॉडीज में आएंगे, और उसके बाद उनको जैसे उनका होस्ट मिलेगा वो एक्टिव हो जाएंगे। बैक्टीरिया है तो वो स्पोर फॉर्म में है, वो बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। बैक्टीरिया इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वायरस के साथ आपको कभी ऑर्गेनिज्म वर्ड नहीं यूज करना। ठीक है, इसलिए कई सारी डिजीज के चांसेस अब बढ़ते जाएंगे। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्टर। आप इन्वायरमेंटल इश्यूज से इसको रिलेट कर सकते, जो हम लोग अपनी फैसिलिटी के लिए ह्यूमन यूज करता जा रहा है, उसी से एक तरीके का ये ओवरकम दिखेगा, यहाँ पे इस तरीके की फाइट दिखेगी। और दूसरी चीज है जीन म्यूटेशन। ठीक, म्यूटेट कर, जो भी ऑलरेडी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है उनका जीनोम म्यूटेशन, जीन म्यूटेट कर रहा है, तो उनकी म्यूटेशन मैक्सिमम केस में क्या होता है, हार्मफुल होता है। अब ये सब बात हम लोग करेंगे जेनेटिक्स के टाइम। नाउ आप बस रिलेट कर लो कि टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट है, और ये ऑर्गेनिज टू ऑर्गेनिज वेरी करेगा, एंजाइम टू एंजाइम भी वेरी करेगा, कि वो कितना इनएक्टिव स्टेट में कई हजारों साल तक जी सकता है, या 2-4 घंटे के बाद उसको लोअर टेम्परेचर से अगर आपने नॉर्मल टेम्परेचर नहीं दिया तो उस एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। क्लियर? ठीक है बच्चे। वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज, और हायर टेम्परेचर हुआ तो वहां पे कोई प्रिजर्वेशन नहीं हो सकता। टेम्परेचर हाई कर दिया आपने, बॉन्ड ब्रेक हो गई सारी, उसकी जितनी पेप्टाइड बॉन्ड थी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, जो टेम्परेचर सेंसिटिव है, वो सारी ब्रेक डाउन हो गई। अब अगेन वो आप उस रिएक्शन को रिवर्सिबल नहीं कर सकते हो मैक्सिमम केसेस। क्लियर? एंजाइम, जब आप पीएच की लोअर टेम्परेचर की बात करोगे तो आप वो इनएक्टिव एक तरीके से प्रिजर्व फॉर्म से रिलेट कर सकते हो, बट हायर टेम्परेचर के केस में ये डिस्ट्रॉइंग है, एंजाइमेटिक के टर्सरी स्ट्रक्चर को डिनेचर्ड करेंगे। ठीक, फिर से समरी कर रही हूँ। मैंने बताया तुम्हें कि पीएच और टेम्परेचर दोनों का एक ऑप्टिमम रेंज है। उस ऑप्टिमम रेंज में ही एंजाइम अपनी फंक्शनैलिटी को मैक्सिमम रख सकता है। उससे लोअर और हायर जाने पे वो डिक्लाइन होगा, ऑल ऑफ सडन खत्म नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक, फिर मैंने बताया पीएच का रेंज बहुत नैरो है कंपेयर टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को समझाने के लिए मैंने बताया तुम्हें वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का एग्जाम्पल। फिर मैंने उसमें टेम्परेचर के अंदर और गए हम लोग, फिर टेम्परेचर में भी हम देख रहे हैं कि वैल्यू टेम्परेचर का क्या प्रिजर्वेशन में रोल है। मतलब वो एक्टिविटी को तो कम कर रहा है, हमने जो ऑप्टिमल टेम्परेचर वाले रेंज से पहला स्टेटमेंट, लेकिन एक्टिविटी ऐसा हो सकता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम को स्टोर कर रहा है, और उसको सर्वाइवल के लिए जितनी मेटाबॉलिज्म चाहिए वो वहां पे कर रहा है। डीएनए उसका सेफ। एक होता है ना कि आप लड़ाई लड़ रहे हो तो राजा सेफ। ठीक है, जब तक आपने कोई भी ऐसी मूवी वगैरह या कोई सीरियल देखा होगा तो उसमें राजा राजा पे अटैक हुआ मतलब युद्ध हार गया। तो डीएनए सेफ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाउन है, तब तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एंजाइम, वो फंक्शनल जो ऑर्गेनिज्म है उसकी फंक्शनैलिटी चल सकती है, लेकिन वो सस्टेन रहेगा लॉन्ग टाइम में तो वो कम हो जाएगा। लेकिन इसका रिवर्स है, आप हायर टेम्परेचर की तरफ जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय है। ठीक है, ये इस तरीके से है कि जैसे सपोज जस्ट कोल्ड हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड हुआ हम लोग बच सकते, लेकिन बर्फ जम रही है, हम उससे कुछ प्रिवेंटिव मेजर कर रहे हैं, जला लिए, आग जला लिए, हमने प्रिवेंटिव मेजर कर लिया। अब ऑल ऑफ सडन एक जगह ऐसी है जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, वहां पे आग लग गई है, अब वो वहां से एस्केप नहीं कर सकते, तो वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। वहां पे सर्वाइवल के चांस को आप रिलेट करो, उसी तरीके से आप टेम्परेचर के फंक्शन को रिलेट करो। ठीक है, तो टेम्परेचर को हाई करने पे ऑप्टिमम की लो और हाई दोनों केस में एक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन लो में प्रिजर्वेशन का फंडा हो जाएगा, हाई में डिस्ट्रॉय, खत्म है सब। Whereas high temperature destroy enzymatic activity because proteins are denatured by heat। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि कहीं पे बम्बार्डमेंट हो गई तो लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन बाढ़ आई है, ठीक है, लो एक हाई, आप टेम्परेचर हाई आग से कंपेयर कर लो,
और बाढ़ आई है, तो बाढ़ आने में चांसेस है कि सर्वाइवल हो जाए, लेकिन बॉम्ब अटैक हुआ है तो सर्वाइवल के चांसेस नहीं है। उसी तरीके से चीजें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं। नाउ इसी को ग्राफिकल समझ लेते हैं। ग्राफिकल में अब हम कुछ टर्म्स बताएंगे आपको, उसको आप रिलेट करते चलो और समझते चलो। तुम लोग को कोई डाउट? आकाश, आशना, ईशा, केतकी, मुजर, विदुला, एनी डाउट? मैम इज इट ओके इफ आई ज्वाइन कैप्शन? बेटा अभी पढ़ाई के टाइम ऐसे क्वेश्चन मत किया करो, जब भी ज्वाइन करना है कैप्शन ज्वाइन कर। ठीक है, यहाँ से किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो अटेंटिव होके एकदम सुनना। हम लोग दो एक्सिस पे बात कर रहे हैं, और ये मैथ्स में और हर जगह जब आप फिजिक्स में देख रहे हो, जब भी ग्राफ आएगा तो सेम चीज फॉलो होगी। वो दो एक्सिस क्या होती है? एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मोस्ट ऑफ द केस में आप वेरिएबल को रखते हो, वेरिएबल जो वेरी कर रहा है वो वेरिएबल हो जाता है आपके एक्स एक्सिस पे, और इस पे जो डिपेंडेंट है, ठीक है, जिसके आप जिस जिस फैक्टर को आप स्टडी करो डिपेंडेंट, उसको आप रखते हो वाई एक्सिस। क्लियर है इतनी चीज? ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं? एंजाइम की एक्टिविटी। तो वेरिएबल क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? किसके किसके किस किस चीज पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर और पीएच की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर और पीएच कहाँ गया? किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या रख दिया? पीएच को एक केस में, एक केस में हमने देखा टेम्परेचर। क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे समझो, ये जो इसका रेंज हो गया मैक्सिमम एक्टिविटी, ये पीक वाला जो रेंज हो गया, और ये एक्टिविटी, ये पीक हो गई मैक्सिमम, और एक रेंज जिसमें वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस की मैक्सिमम एक्टिविटी कर रहा है, दैट रेंज इज ऑप्टिमम। क्लियर? ठीक है, ये जो रेंज हो गया आपका पीएच का, इस डायरेक्शन में पीएच अगर हम ग्राफ यहाँ पे बनाएं तो 0 0 से ये ग्रो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, हम एक साइड का ही रखते हैं, एसिडिक पीएच देख रहे हैं किसी एंजाइम का, एंड देन 8 9 10 11। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं, तो ये बढ़ रहा है इस तरफ, इंक्रीजिंग है। ठीक, 0 से स्टार्ट होता है एंड एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है। इसी तरीके से एंजाइम एक्टिविटी को हम देखेंगे तो वो वाई एक्सिस पे बढ़ेगा। इतनी सी चीज समझ में आ रही है ग्राफ बनाने में? ठीक, अब जहां पे मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब इस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं तो इस पॉइंट के इस पीएच पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी इतनी थी, इस पीएच पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी इतनी है, इस पीएच पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी इतनी है। हाईएस्ट एक्टिविटी हमें यहाँ मिल रही है, हाईएस्ट पीक। ठीक, एक हाईएस्ट रेंज ऑफ एक्टिविटी हमें इस रीजन में मिल रही है। तो ये क्या हो गया? ये रेंज जो यहाँ पे पीएच 6 से लेके, अब यहाँ 6 लिखा हुआ है, इसको हम बहुत न्यूट्रल के पास नहीं रखते हैं, जस्ट सपोज 5.5 एंड 6। ठीक है, ये रेंज है, हमने 0.5 का वेरिएशन लिया, दो दो पॉइंट के बीच में 0.5 का डिफरेंस लिया। तो उस रेंज में क्या हो गया? उसका ऑप्टिमम एक्टिविटी, मतलब जस्ट सपोज कि कोई एंजाइम ए है, तो वो एंजाइम अपनी फंक्शनलिटी किस रेंज में हायर दे रहा है? 5.5 से 6.0 पीएच के बीच में जो उसकी फंक्शनलिटी है, दैट इज ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम। इज इट क्लियर? सेम वे में हम टेम्परेचर को देखते हैं। टेम्परेचर भी अब, ये हो गया वेरिएबल हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी। क्लियर? अब उसी तरीके से हमें एक मैक्सिमम रेंज दिख रही है, ये रेंज क्या हो गई? ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ पे जस्ट सपोज कि हम टेम्परेचर देख रहे थे, ये 10, ये 10.5, ये 10, ये 11.5 का फिर वेरिएशन देख रहे हैं, 10, 10.5 एंड 11। जस्ट एज्यूम करो, तो ये रेंज टेम्परेचर क्या हो गया उसके लिए? ऑप्टिमम है। 11 के ऊपर गया तो डिक्लाइन, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, 11 के 10 के नीचे गया तो डिक्लाइन, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? तो ऑप्टिमम के राइट,
ऑप्टिमम जब हम रेंज बोले, पीक बोलेंगे हम तो एक वैल्यू। ऑप्टिमम हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक टेम्परेचर हम बोल रहे हैं, रेंज वर्ड यूज नहीं कर रहे। तो इसका ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी हो गया कि 10.2 पे ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, यहाँ पे जैसे हमने 10.5 लिया, 10.2 10.3 के करीब ये ऑप्टिमम यहाँ पे पीक मिल गई। तो ऑप्टिमम फिक्स पूछेगा, ठीक, तो वो उसकी ऑप्टिमम हो गई। अब आप एक छोटा सा रेंज में देख रहे हो, जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो रिसर्च वगैरह में, बहुत छोटे छोटे वेरिएशन में आप देखते हो वहां पे स्टैटिस्टिक्स को कि किस तरीके से उसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वैल्यू में अफेक्ट पड़ रहा है, मतलब उसकी क्वांटिटी किस तरीके से रिएक्शन को अफेक्ट कर रही है या क्वालिटी ऑफ रिएक्शन किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बहुत छोटे छोटे रेंज भी होते हैं, इसमें क्या होता है एक रेंज। जैसे हम लोग फीवर, फीवर के लिए यहाँ टेम्परेचर लिया जा रहा है, तुम्हारा अगर 95 96 97 के रेंज तक आ रहा है तो ओके है, वो एक रेंज हो। हम एक लोअर लिमिट हायर लिमिट दे रहे हैं फंक्शनैलिटी के लिए, दैट इज रेंज। और जब हम एक पर्टिकुलर पीक पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज हाईएस्ट पॉइंट। इज इट क्लियर? ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया ऑप्टिमम रेंज, ये हो जाएगी पीक पॉइंट। अभी हम लोग सिर्फ रेंज की बात करें क्योंकि किसी पर्टिकुलर एंजाइम का एक ऑप्टिमम होता है पॉइंट, ठीक। और एक रेंज में वो इफेक्ट वो फंक्शन कर सकता है क्योंकि ये फिजियोलॉजी की डिमांड। आप हमेशा एक कांस्टेंट अंदर टेम्परेचर या अंदर पूरा चीज एक कांस्टेंट नहीं मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट का कंडीशन एक कांस्टेंट नहीं है। एसिडिक बेसिक, एसिडिक में लोअर एसिडिक, हायर एसिडिक, बीच में एक मॉडरेट पॉइंट आता है, उन सब पे उसको फंक्शन करना होता है। या बहुत सेंसिटिव है तो उसके कई सारे डुप्लीकेट हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी आइसो एंजाइम्स होते हैं, ताकि वो फंक्शनैलिटी रुके ना, पीएच चेंज होने पे दूसरा वाला भाई एक्टिव हो जाएगा। जैसे चार भाई है, ठीक है, वो रिएक्शन एक ही कर रहे हैं लेकिन एक रेंज ऑफ पीएच में वो फंक्शन चलना चाहिए क्योंकि वहां पे वेरिएशन इन पीएच है। तो वो क्या होगा, अपने अपने पीएच के अकॉर्डिंग वर्क करें। एक ही फैमिली के हैं, एक ही तरीके के एंजाइम है, एक ही रिएक्शन एक ही सबस्ट्रेट को बाइंड कर रहे हैं, लेकिन पीएच डिपेंडेंट उन्होंने अपने कॉपी बना। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। अभी डेप्थ बहुत नहीं जाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते चलो, जो जहाँ पे आएगा हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बताएं तुम्हें कि एक ऑप्टिमम रेंज हो गई। रेंज जब हम बोल रहे हैं तो दिस इज ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज, ऑप्टिमम पीएच की रेंज। और ऑप्टिमम पीएच पूछेगा तो ये पॉइंट ऑप्टिमम हो जाएगा, पॉइंट पूछा तो ये पॉइंट टेम्परेचर का ऑप्टिमम हो जाएगा। इज इट क्लियर? जहाँ पे सबसे हायर एक्टिविटी उसने दिखाई। आई थिंक ये दो चीजें क्लियर है। अब नाउ हायर टेम्परेचर की तरफ डिस्ट्रॉय है, एक्टिविटी स्लो डाउन है, दोनों तरफ। यहाँ डिस्ट्रॉय है, यहाँ प्रिजर्व हो सकता है एक सर्टेन लिमिट तक। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब आती है वेलोसिटी, km वैल्यू, vmax वैल्यू। पहले थ्योरी देखते हैं फिर उस ग्राफ पे आप। जब हम vmax की बात करते हैं, वेलोसिटी एक चीज, v मतलब वेलोसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन को हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि कितना फास्ट प्रोडक्ट बन रहा है। ये मैंने डे वन से, जब से एंजाइम बता रहे तब से ये बार बार रिपीट हो रहा है, उसी को ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन ये अगेन डिपेंडेंट हो गया कई चीजों की, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर पीएच को छोड़ देते हैं अभी, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, वहां पे इनिबिटर प्रेजेंट है तो इनिबिटर की वजह से इफेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ एक्टिव साइट, टर्नओवर नंबर, किसी एंजाइम के पास कितने एक्टिव साइट है, वो एक साइकिल में, एक वैन है उसके पास कितनी सीट है, वो एक टर्न में, एक बार घर से तुम्हारी कॉलोनी से लेके कैप्सन या जस्ट कोई स्कूल ले लेते हैं जहाँ पे बहुत बल्क में बच्चे जा रहे, ठीक है। तो एक वैन वहां से 10 बच्चे जा रहे थे और वो वैन में 20 सीटें हैं, तो 10 सीटें खाली जा रही है, उसकी पूरी एक्टिव साइट ऑक्युपाइड नहीं हुई, ठीक। 15 हुई तो भी वो उसकी अर्निंग बढ़ गई, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो गया क्योंकि उसने उसी वैन में 20, अब वो फीस ले रहा है ना, 15 बच्चों की फीस ले रहा है और 15 मिनट उसको लग रहा था, पहले वो 10 बच्चों को लेके आ रहा था, 10 का लॉस था। लिमिट उसके पास 20 सीट की है, ठीक है, 20 सीट की लिमिट है। तो वो लिमिट क्या हो गई बेटा, एक्टिव साइट हो गई,
ठीक है, इस पे सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सकते। इज इट क्लियर? ठीक है, सिर्फ 10 सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो 10 सीट के उसको लॉस हो रहा है। वो एंजाइम तो आ रहा है जा रहा है, एक साइकिल उसने की, एक रिएक्शन कराने के लिए वो गया था, लेकिन उसके 10 सीट फ्री रह गई, तो उसका वेलोसिटी कैसा जा रहा होगा? लो जा रहा होगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ गया, अर्निंग बढ़ गई उस वैन वाले ड्राइवर को, अब ज्यादा पैसा मिल रहा है। क्लियर? 20 हो गया तो उसको फुल, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही इतनी थी कि वो 20 बच्चों को ही लाएगा। अब इसका एक्सेप्शन दिखता है कि बच्चों को ठोस ठोस के ले आएंगे, बैग इधर टांग देंगे, हैंगर पे टंगा हुआ है, कुछ भी किया हुआ है तो भर रहे हैं लिमिट के बाहर, लेकिन हम जनरल कंडीशन बात कर रहे हैं, एक जो होनी चाहिए। 40 सीटें हैं, 20 सीट है तो 20 बच्चे होने चाहिए वैन के अंदर। अब 20 उसका क्या हो गया बेटा, ध्यान से सुनना। 20 इज व्हाट? मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, मैक्सिमम वो एक बार में इतना ही ट्रेवल कर सकते, इतने लोगों को ही ट्रेवल करा सकता है। इज इट क्लियर? तो एक एंजाइम की साइट, सारी एक्टिव साइट फुल हो गई, दैट इज इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो सबस्ट्रेट का वो कंसेंट्रेशन, बच्चों का वो नंबर जो उस वैन को पूरा फुलफिल कर रहा था, सारी सीट को ऑक्युपाइड कर रहा था, उस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है, जिस वेलोसिटी से रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज वी मैक्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है? एंजाइम वेरी किया, क्या क्या वेरी हुआ? सबस्ट्रेट। ग्राफ में नीचे कौन जाएगा? सबस्ट्रेट। किसको देखा हमने? किसको देखा? चेंज किसमें देखा? वेलोसिटी में। कहाँ जाएगा वो? वाई एक्सिस पे। इज इट क्लियर? आप फटाफट से इसको देख लो। With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first. जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि खाली वैन गई, ठीक, उसको स्टूडेंट मिल रहे हैं, तो अब उसको अर्निंग आएगी। बच्चे नहीं है, सबस्ट्रेट नहीं है, तो उसकी कोई अर्निंग नहीं होगी। अब या तो वो वहां पे रुके, या तो अगर उसको आना और जाना है, किसी के कंट्रोल में वो चल रहा है तो आके वो जाएगा, खाली वो वहां से लौट आएगा। ठीक है, जैसे उस वैन का कोई मालिक भी होगा, नहीं है तो तुम अब उस एरिया में जाओ, उसको कॉल आ गया तो वो वहां से फ्री गया, उसका लॉस हुआ। समझ में आया? उसी तरीके से क्या हुआ? इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। हर एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, दो ही स्टेटमेंट, दो ही हेडिंग भले ही पढ़ो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इनिशियली क्या करेगी? वेलोसिटी को हाई करेगा, चाहे एंजाइम के पास कितने एक्टिव साइट है। ठीक है, सारे एक्टिव साइट जब तक ऑक्युपाइड नहीं होंगे तब तक वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और सारे ऑक्युपाइड हो गए तो वी मैक्स हो गया। तो इनिशियली सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ने से वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? ठीक, कोई डाउट? The reaction ultimately reaches a maximum velocity, जिसको बोल रहे हैं V max. Ultimately reaches, अब यहाँ पे तुम वहां पे 40 बच्चे खड़े कर दो, वो बैठा ही नहीं सकता, उसकी साइड सारी ऑक्युपाइड है। अब वो एक बार आएगा, खाली करेगा और जाएगा। एक ऑप्शन ये हो गया, या स्कूल को टाइम बढ़ाना है, उसने 2 वैन खरीद ली, उसी रास्ते पे उसने, उस कॉलोनी के बच्चे बढ़ रहे हैं अब, तो उसने 2 वैन भेजी, या वो बड़ी वैन भेज दे। समझ रहे हो? अब एंजाइम स्पेसिफिक है, साइट स्पेसिफिक है, तो वहां नंबर ऑफ एंजाइम बढ़ सकते। क्लियर? वैन अगर हमने चेंज कर दी तो एंजाइम चेंज हो गया, तो वैन वाला और बस वाला एग्जाम्पल वहां नहीं लगे। जस्ट हम ऐसे समझें कि हमें उसी एंजाइम से काम कराना है और कम टाइम में कराना है, तो हमने क्या किया? नंबर ऑफ एंजाइम बढ़ा, सबस्ट्रेट बढ़ रहा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है, तो वेलोसिटी कम होगी, अब एंजाइम नहीं बढ़ेगा। तो समझ में आई बात? देखो, विजिबल है ये वी मैक्स है। चलो ग्राफ पे ही बात। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से इस थर्ड वाले ग्राफ को देखना है हमें। क्लियर? इसको देखो, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिया हुआ है अभी वी मैक्स 2, इस पे कुछ नहीं, जितना हम बोल रहे हैं बस उतना सुनो। ठीक है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, मतलब इधर सबस्ट्रेट बढ़ रहा है। यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी को देखा जा रहा है, वेलोसिटी को देखा जा रहा है। अगेन सबस्ट्रेट बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी, एंजाइम जो था उसको बाइंड करने के लिए कोई मिल गया, तो बढ़ रही है। ठीक है, ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सारी सारी साइट, सारी एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो गई,
तो दैट इज वी मैक्स, उसका सेचुरेशन हो गया। अब उसके पास एक भी एक्टिव साइट ऐसी फ्री नहीं है जो कि सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकती है, तो दैट इज सेचुरेशन ऑफ एंजाइम। क्लियर। अब इसी को हम बनाए कि कांस्टेंट कर दें। कांस्टेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ जरा सोच के। क्या कर दूं मैं यहाँ पे, सबस्ट्रेट भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंटली इस तरीके का ग्राफ मिलता जाए। बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बाकी तो हम बताएंगे। इस तरीके से हमें कांस्टेंट एक डिक्लाइन वाला ग्राफ आएगा। वो किस केस में हो सकता है, सबस्ट्रेट भी बढ़ रहा है एंजाइम भी बढ़ जाए। ठीक है, सबस्ट्रेट भी बढ़ रहा है, आप एंजाइम भी ले आओ, वो बार बार जर्नी कराता रहे। वैन बढ़ा लो, आप सुबह के टाइम आपको उस जगह से 15 बच्चे और लाने हैं, 35 बच्चे लाने हैं, तो आपने एक और वैन ऐड कर दी, एक एंजाइम ऐड हो गया। तो जब इस तरीके का ग्राफ आपको आएगा, इट मीन्स कि एंजाइम कंसेंट्रेशन भी चेंज हो रहा है। क्लियर। लेकिन एंजाइम फिक्स है, नंबर ऑफ एंजाइम फिक्स है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट वेरी कर रहा है। नंबर ऑफ एंजाइम फिक्स है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट वेरी कर रहा है। तो जब एंजाइम, जो एंजाइम वहां प्रेजेंट है उसकी सारी एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो जाएंगी, तो दैट इज सैचुरेशन पॉइंट, दैट इज मैक्सिमम पॉइंट। अब वो जब तक इस सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट ई ई एस को ई पी में कन्वर्ट करके फ्री नहीं होगा, तब तक ये रिएक्शन फिर से नहीं होगा। इज इट क्लियर, समझ में आई ये बात। जब तक ये E प्लस पी में, ये ES कॉम्प्लेक्स है, प्लस नहीं, ES कॉम्प्लेक्स है, ES P में कन्वर्ट होके EP को फॉर्म कर दिया और P को रिलीज करके E फ्री नहीं हुआ, तब तक ये अब यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ता रहे, एंजाइम को फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे 40 बच्चे कर लो, 100 बच्चे कर लो, उसकी कैपेसिटी उतनी है, वो दोबारा जब खाली होके आएगा तभी वो ट्रांसपोर्ट करा सकते। तो सेम चीज यहाँ, समझ में आया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे जो वी मैक्स है, वी मैक्स समझ में आ गया। अब एक पॉइंट होता है के एम, कॉन्स्टेंट है हर एक एंजाइम का, हर एक सबस्ट्रेट के साथ कितनी बाइंडिंग एफिनिटी है, कितने सबस्ट्रेट को वो टर्नओवर कर सकता है, ये उसका स्पेसिफिक है। ठीक है, तो हाफ वी मैक्स, वेलोसिटी का हाफ, समझो। वेलोसिटी फुल होने के लिए सारी एक्टिव साइट ऑक्युपाइड होनी चाहिए थी, तब वो वी मैक्स दे रहा था। सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन